मुंशी प्रेमचंद की कहानी। बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की अरुचि होती है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर हम स्त्रियों के दुश्मन काहे बने रहते हैं? अरे, मुझे तो लगता है कि उनका मानना है परिवार में फूट और बंटवारा स्त्री ही करवाती है। हाय, बड़ा विचित्र विचार है उनका। श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। उसका विचार था, अरे, यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। इससे दोनों पक्षों को शांति मिलेगी। सही बात है ना? बड़ा आए हैं हमें समझाने को हम ही मिले हैं क्या? आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानुस इत्यादि, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुईं, उनमें से आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। प्रणाम महोदय। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। चलो, भोजन बन गया है, अब लल्ला आते ही होंगे। तभी दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावस से बोला, भाभी, जल्दी से पका दो,
मुझे भूख लगी है। अरे लल्ला, अभी तो भोजन बनाकर तुम्हारी राह ही देख रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बना देती हूँ। अब वह एक नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, भाभी, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? लल्ला, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अरे, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। वह तिनक कर बोला, अरे हाँ भाभी, आपके मैके में तो जैसे घी की नदी ही बहती है। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नौकर चाकर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। गुस्से में उसका मुंह लाल हो गया। वह बोली, अरे हाँ हाँ, खींच लो जीभ। आज वे होते तो इसका मजा जरूर चखाते। यदि अनपढ़ और उद्दंड ना होते तो तुम ऐसा व्यवहार कभी ना करते। अब तमतमाए हुए लाल बिहारी सिंह ने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका। अरे, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी थी। सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। शनिवार को श्रीकंठ सिंह नियमानुकूल संध्या समय पर घर आए तो लाल बिहारी ने कहा, भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है लल्ला, इतने उत्तेजित क्यों हो? बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी और कहा, आ गए बेटा। अरे, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि वे मर्दों के मुंह लगे। हाँ हाँ, अगर वो बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कम नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, लेकिन आखिर बात क्या हुई, जरा मैं भी तो जानूं। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं, ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे कहीं की महारानी हो। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। चित्त तो प्रसन्न है। हाँ, चित्त तो प्रसन्न है, पर आनंदी, तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। अरे, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो, हुआ क्या है? क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का ही फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। खड़ाऊ से मारकर? अरे, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नौकर चाकर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से नहीं रोकती तो सिर फट जाता। उस
उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। वे बोले, अच्छा तो बात यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह साहस। श्रीकंठ सिंह प्रातः काल अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। अरे आज भैया को क्या हो गया है? वे बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को समझाया करते थे, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही इस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं। सच ही कहा गया है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बात कहने पर बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं ठहरा दूसरे का नौकर, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम भी न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। अरे स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है बेटा। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। ठीक है, इतना मैं भी जानता हूँ। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। तब बेनी माधव सिंह बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है बेटा। उसे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। एक स्त्री की वजह से? जी नहीं, लाल बिहारी को उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ बेटा। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है बेटा। लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है बेटा। उससे जो कुछ भूल हुई उससे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। नहीं दद्दा, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या फिर मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप ही संभाल लूंगा। और यदि आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान ना करता था जितना श्रीकंठ सिंह का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। वे जब भी इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते थे। पिछले साल नागपंचमी के दिन जब अपने से दयोढ़े जवान को दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे।
लेकिन ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा था कि बड़े भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, लेकिन इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे यदि वे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते या 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित मुझे इतना दुख न होता। पर भाई जी का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। अरे सुना है मुन्ने की माँ, अब ऐसे घर में भी झगड़े हो रहे हैं। हाँ हाँ, पहले तो ये लोग बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें कहा करते थे। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। ऐसे महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कहने लगे, हाँ, अरे मैं तो पहले ही से ही जानता था कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए तो वह दब्बू है। अरे मैं तो कहता हूँ कि बेनी माधव सिंह एकदम मूर्ख है। अरे हाँ भाई, और बेनी माधव सिंह अपने बेटे की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह तो उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे तभी तो नौबत यहाँ तक आ गई। लगता है बंटवारा हो कहीं रहेगा। कितनी बुरी बात है, इतना नामी परिवार और ये नौबत आ गई। लाल बिहारी ने जाने के लिए तैयार होकर आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना भाभी। जिस समय लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़े थे, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली। कितना उदंड है ये, और कतरा कर निकल गए। इधर आनंदी अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जब लाल बिहारी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भाभी, अब मैं जाता हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। यह सुन आनंदी का रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, देखिए जी, लल्ला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? उन्हें भीतर बुला लो। हाय मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया। मैं न बुलाऊंगा। पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। आनंदी कमरे से निकली। लल्ला जी रुकिए, रुको लल्ला जी, लल्ला जी रुकिए, रुको। कहाँ जाते हो लल्ला? और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भर कर बोला, मुझे जाने दो भाभी। कहाँ जाते हो लल्ला? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैं न जाने दूंगी। मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ भाभी। तुम्हें मेरी सौगंध है लल्ला, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। भाभी, जब तक भैया का मन मेरी तरफ से साफ न हो जाए, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। लल्ला जी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला और उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। लल्ला, अरे कहाँ जा रहे हो पगले? भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा
बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, हे ईश्वर, क्या अद्भुत नजारा है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, जो बिगड़े काम को भी बना देती है। पिताजी। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, जो बिगड़े काम को भी बना देती है।